सो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आपकी डीएसएसबी टीजीटी स्पेशल एजुकेटर का हम पेपर करने वाले हैं, ठीक है। और ये एग्जाम जो आपका हुआ था, जहां तक मेरे को पता चला है 14/7/2024 को हुआ था, ठीक है। और टीचिंग एग्जाम्स की जो हम सीरीज कर रहे हैं उसकी ये क्लास नंबर 2 होने वाली है। जो इस मंथ के जो मतलब पिछले मंथ के जो पेपर्स थे उनमें से क्लास नंबर 2 है, बाकी आपके पहले भी पढ़े हुए हैं। लेकिन आगे फर्दर के लिए मैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा। डीएसएसबी एग्जाम 2024 करके तो है ही आपकी प्लेलिस्ट। बाकी ये टीचिंग एग्जाम की एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट कर दूंगा। पार्ट नंबर 3 है, क्योंकि इससे पहले भी हम 2 महीने के पेपर्स निपटा चुके हैं, पीवाईक्यूज ऑफ मैथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं फटाफट से। एक मैकेनिक सेल्स ए स्कूटर फॉर ₹16030.08 after giving 3 successive discounts of 12%, 8x%, 10% on its mark price of ₹22,000. If it is instead sold by giving a single discount of 2x%, then its selling price will be। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये अभी 2024 में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं डीएसएसबी के द्वारा, उसमें टफेस्ट जो पेपर है वो जहां तक मुझे लगा वो यही है। मोस्ट कैलकुलेटिव पेपर जो अभी तक बनाया है डीएसएसबी ने 2024 में, वो यही पेपर है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे को एमपी दिया हुआ है, मेरे को डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, मेरे को एसपी दिया हुआ है, ठीक है। ये मेरा सेलिंग प्राइस है। इसकी अगर मैं 22,000 की बात करूं तो ये मेरा एमपी है और मेरे को डिस्काउंट परसेंट दिया है। अगर मैं यहीं से देखना स्टार्ट करूं, इसको ज्यादा लिखने की बजाय अगर मैं यहीं से देखना स्टार्ट करूं तो 12% की छूट दी तो 88% पे सेल करा। x% की छूट दी तो 100 माइनस में x% पे सेल करा, क्योंकि एमपी में से हम घटाएंगे x% को। और 10% की छूट दी तो 90% पे हमने इसको सेल करा। तो क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि 22,000 रुपए की चीज है, इसको पहले हमने 88% पे सेल करा, फिर उसके बाद दूसरा डिस्काउंट दिया, दूसरा डिस्काउंट हमने 100 माइनस में x बाई में 100 दिया, ठीक है। परसेंट को हटा के नीचे 100 लिख देंगे। और तीसरा डिस्काउंट हमने 10% का देके 90 में उसको सेल करा, ठीक है। अब जब तीनों डिस्काउंट लग गए, उसके बाद जो प्राइस बन के निकल के आया वो निकल के आया 16,030.8, ठीक है। 08 है, 08 है, 08 है। तो कट कर लेते, जितना कट होगा, अगर मैं इस पॉइंट को घटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगी, क्रॉस में ये दोनों से कट हो जाएंगी। अगर मैं इस जीरो को काट दूं तो ये 100 कट हो जाएगा, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कट हो जाएंगी, ठीक है। 9 से कट कर लेते हैं इसको। 9 एकम 9, कितना बच गया 7, 9 सत्ते 63, कितना बच गया 7, 9 अट्ठे 72, 1 तो 9 एकम 9, 1 बच गया। फिर 9 एकम 9 और फिर 9 दूनी 18 पे कट हो गया। फिर मैं 11 से काट लेता हूं तो 11 अट्ठे 88 और 11 से 11 एकम 11, कितना बच गया 6, 11 छिंग 66, 2 11 एकम 11 10, 101 हो गया। तो 11 निम 99 और 11 दूनी 22 पे कट हो गया। फिर मैंने देखा तो ये फिर मेरे को 11 से कट होता तो दिखाई दे रहा है, तो 11 दूनी 22, 11 एकम 11 5, 11 चौक 44, 7, 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। 8 से अगर मैं इसको कट करना चाहूं तो 8 कट हो जाएगा बिल्कुल, 8 दूनी 16 नहीं होगा, 8 एकम 8, कितना बच गया 6, 8 8 64 और 8 दिया 8 चौक 32। फिर मैं इसको 2 से कट कर देता हूं, बस 2 ही बचा है मेरे पास, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया 100 माइनस एक्स की वैल्यू 92 आ गई। अगर मैं इसको फर्दर एक्स को उधर ले जाऊं, 92 को उधर ले जाऊं, तो मेरे पास एक्स की वैल्यू जो है वो 8 आती है, ठीक है। यानी कि ये जो x% है, x% जो है वो 8% के इक्वल है। अब मेरे से क्या कह रहा है, मेरे से कह रहा है कि जब एमपी इतना ही हो, 22,000 ही हो, 2x% की एक एकल छूट दी जाए। 2x% की एकल छूट का मतलब है कि 16% की छूट दी जाए। 16% की छूट दी जाए से मतलब है कि जो 100 एमपी है जिस चीज का, उसको 84 पे सेल करा जाए, 84 पे सेल करा जाए। यानी कि मेरे पास जो है वो 100% की वैल्यू कितनी है, वो है 22,000। 22,000, तो मैं 84% की वैल्यू मेरे से पूछ रहा है। 84 की मैं निकाल देता हूँ। 84 की कितनी हो जाएगी, 22,000 मल्टी 100 के इक्वल, और 84 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, और ये हो जाएगा 84 दूनी 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 164, 164 से हो जाएगा 8 4 8 1 और 0, ठीक है। 18480 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
कितना? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, पूरा पेपर ही कैलकुलेटिव है। 2-3 क्वेश्चन को अगर हम दरकिनार करते तो सारे ही अबव एवरेज क्वेश्चन ही हैं, कैलकुलेशन के बेसिस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे नहीं, कैलकुलेशन के बेसिस पे। कैलकुलेशन को बढ़ा दिया। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि एक राशि को 16% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्षों के लिए ब्याज के बीच का अंतर बताइए, जब अंतर ज्ञात करें जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो और वार्षिक रूप से संयोजित हो। एक तो ब्याज पहले अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करा रहा है, फिर वार्षिक रूप से संयोजित करा रहा है, फिर जो अंतर आ रहा है वो 69.12 है। ठीक है, इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, हिंदी वाले पढ़ सकते हैं। तो राशि मेरे से पूछी हुई है, मैंने बोला 16% की रेट है, और अगर मैं हाफ ईयरली वाला केस लूं, हाफ ईयरली वाला केस लूं, तो परसेंटेज जो है वो हाफ हो जाएगी, 16/2 यानी कि 8% हो जाएगी। और 8% को अगर मैं फर्दर देखूं तो 8% को मैं क्या लिख सकता हूं? 8% को मैं लिख सकता हूं 2/25, क्योंकि इंटरेस्ट मिलेगा तो राशि जो है वो हर बार 27/25 हो जाएगी। इस क्वेश्चन में हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे, बाकी हमारे पास बहुत सारे मेथड है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हैं एक्चुअल में ये, और फिर यहाँ पे कुछ पूछा हुआ है, तो हम इसमें सिर्फ रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा बच जाएगा। टाइम बच जाएगा, कॉन्सेप्ट में जो आपकी पजल होता है ना, वो पजल नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ कि प्रिंसिपल जो है वो 25 से 27 हो गया हाफ ईयरली में। 1.5 साल की बात कर रहा है, यानी कि आधे साल में 3 बार ब्याज मिलेगा, यानी कि 25 से 27 होगा, फिर 25 से 27 होगा, और एक बार और 25 से 27 हो जाएगा। अगर ऐसी तरीके से मैं ईयरली की बात करूं, ईयरली में क्या होगा? ईयरली में एक बार 16% मिलेगा और एक बार आधे साल का मिलेगा, ये तो 1 ईयर का हो गया। और एक बार 1/2 ईयर्स में कितना मिलेगा? एक बार 1/2 ईयर्स में आधा, यानी कि 8% मिलेगा। 8% तो हमने निकाल ही लिया, कितना होता है? 25 से 27। लेकिन 16% में कितना होगा? 16% को हम लिख सकते हैं क्या? 4/25, क्योंकि इंटरेस्ट मिल रहा है तो 29/25, यानी कि राशि क्या होगी? ये 25 से 29 हो जाएगी। और अगली बार क्या होगी? ये 25 से 27 हो जाएगी, क्योंकि 8% का मिलेगा, आधा साल ही। अगर मैं यहां से देखूं तो मैं मेरे पास यहाँ से जो प्रिंसिपल आएगा वो आएगा 15625, और यहां से जो अमाउंट आएगा 27 की क्यूब हो जाएगी। 27 की क्यूब होती है हमारी 19683। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, 19683 हो गई। यहां से अगर मैं देखूं तो मेरा प्रिंसिपल आएगा 625। यहां से अगर मैं अमाउंट देखूं, अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो मेरा अमाउंट आएगा यहाँ पे 9×7=63, और 63 का 3 86, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18 और 2 20, और 20 32, 32 और 6 38, 3 हासिल 4 3 7। ठीक है, 783। अब यहाँ पे प्रिंसिपल 15625 है, यहाँ पे प्रिंसिपल 625 है। अगर मैं दोनों जगह के प्रिंसिपल्स को इक्वल कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं दोनों जगह के प्रिंसिपल को इक्वल करना चाहूं तो मुझे यहाँ पे 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्रिंसिपल बराबर करने के लिए। और क्योंकि ये रेशो में है तो यहाँ भी 25 की मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ से 25 की मल्टीप्लाई होके तो 15625 हो जाएगा, और यहाँ से 25 की मल्टीप्लाई होके 19575 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये जो मेरे को डिफरेंस दिया हुआ है ये इंटरेस्ट का ही तो डिफरेंस है, अगर मैं अमाउंट को अमाउंट में से घटा दूं तो मेरा ये डिफरेंस निकल के आएगा, तो मेरा यही डिफरेंस निकल के आएगा। अगर मैं इसको इसमें से घटाऊंगा तो मेरे पास आएगा 801, यानी कि 108 का जो डिफरेंस है मेरे हिसाब से रुपए में वो 69.12 रुपीस है। ठीक है, नेक्स्ट पन्ने पे देख लेते हैं। 108 जो है मेरे हिसाब से, इसके हिसाब से 69.12 रुपीस है। तो मेरे को कितना पता करना है? मेरे को अमाउंट, प्रिंसिपल पता करना है, राशि पता करनी है। तो राशि पता करने के लिए हम 15625 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हमें 108 की वैल्यू मिल गई, तो हम 15625 की वैल्यू निकाल देंगे। 69.12 की वैल्यू कितनी है? 108, तो हमें कितने की निकाल लिया? 15625 की वैल्यू। क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, मैंने जैसे शुरू में कहा क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही है इस पेपर के, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 14-15 नंबर के आसपास आप इसमें स्कोर करते हैं, बाकी ये पार्ट्स आपके ठीक है, तो आपके सिलेक्शन होने के चांस बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसमें 17-18 करने के चक्कर में अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया तो ये उसके लिए ही पेपर है कि 17-18 करने के लिए आओ और टाइम वेस्ट करो और अपने सिलेक्शन से दूर चले जाओ। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 6 का 150,
और 25 दूनी 50, 25 पंजे 125। 108 से अगर मैं देखूं तो 108 से 9 से कट हो जाएगा, 9 से कट दिख रहा है मेरे को होता हुआ, मैं 9 से काट देता हूँ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, कितना बच गया 63 से कितना बच गया, ये बच गया 6, 9 6 54 और 9 8 72, ठीक है। 12 पंजे 60, 12 6 72, 12 3 36, 12 चौक 48। 4 से अगर मैं इसको काट दूं तो 4 एकम 4, 4 6 24, यानी कि मेरा आंसर कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई में 625, यानी कि 2500 मल्टीप्लाई में 4, यानी कि 10,000 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मेरे को दिख रहा है किसमें, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है लेकिन करने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सिंपल सा है, सैलरी ऑफ ए पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 15%, यानी कि पहले सैलरी कभी 100 रही होगी, अब उसकी डिक्रीज हो गई 85 हो गई। तो उसने कहा भाई हाउ मच परसेंटेज शुड हिज रिड्यूस्ड सैलरी बी रेज्ड सो एज टू ब्रिंग इट एट विद हिज ओरिजिनल सैलरी। अब ओरिजिनल सैलरी पर लाने के लिए उसको कितना बढ़ाना पड़ेगा, मैंने देखा 15 बढ़ाना पड़ेगा। ओरिजिनल सैलरी पर लाने के लिए करंट में सैलरी कितनी चल रही है, 85 चल रही है, 85 का 15 कितना प्रतिशत है, निकाल देते हैं, 5 15, यानी कि 300 बटे में 17, 17 एकम 17, कितना बच गया हमारा, ये बच गया हमारा 13, तो ये चली जाएगी माननी 17 सत्ते पे, और बच जाएगा कितना 11 बटे में 17%, 17 से ही 11 बटे 17%, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। दो वस्तुएं ए और बी का क्रय मूल्य समान है, ए को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, बी को ए के विक्रय मूल्य से 300 रुपए अधिक पर बेचा जाता है, यदि पूरे लेन देन पर 32% शुद्ध लाभ होता है, ठीक है। भाई मैंने बोला ए यहां भी है और बी यहां पे, इसका भी जो प्राइस है मैं 100 मान लेता हूं, इसका भी प्राइस मैं 100 मान लेता हूं, ठीक है, परसेंट क्योंकि हमारा 100 होता है तो हमने 100 मान लिया। अगर इनका प्राइस 100 है तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो यहां पे तो सीधा सीधा 20 का प्रॉफिट हो गया। अब इसने कहा पूरे लेन देन पे 32 का प्रॉफिट होता है, पूरे लेन देन पे अगर 32% का प्रॉफिट हो रहा है, 32% का, और टोटल सीपी का अगर मैं बात करूं दोनों उसकी ऑब्जेक्ट्स की, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 200, यानी कि 200 का 32% का प्रॉफिट होना चाहिए, परसेंट हटा के हम नीचे 100 लगा देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 64 का प्रॉफिट होना चाहिए। मैंने देखा 20 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है और टोटल जो प्रॉफिट है वो 64 का होगा, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे 44 का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे 44 का प्रॉफिट होगा तो अगर मैं एसपी की बात करूं, मैं थोड़ा समझाने के लिए अगर एसपी की बात करूं तो ये एसपी 120 हो जाएगा और इसका एसपी 144 हो जाएगा। मैंने देखा कि यहाँ पे जो 24 का अंतर है, इसी को यहाँ पे इसने 300 रुपए बोला है कि 300 रुपए अधिक में बेचा जाता है, तो 24 की वैल्यू कितनी है 300 है। मेरे से क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ है कि इसने प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पूछ लिया, मेरे पास 24 की जो वैल्यू है वो मेरी 300 है, तो प्रत्येक वस्तु के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 100 निकालना पड़ेगा, तो 100 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 300 अपॉन में 24 मल्टीप्लाई बाई 100, 4 से काटेंगे तो 4 से कट जाएगा 25 बार, और 4 से 4 6 24 और 6 पंजे 30, ये आ जाएगा हमारा 1250 रुपए, यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 1250 आ गया। अगर आपसे दोनों का कंबाइंड पूछ लेता तो वो कितना हो जाता, वो हमारा 2500 हो जाता, ऑप्शन में वैसे दिया भी नहीं हुआ, ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा टेबल का क्वेश्चन है, द टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। आप पोज करके एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है ना, मैं स्पीड में पढ़ रहा हूँ क्योंकि पेपर वरना लंबा खिंच जाएगा 1.5-2 घंटे का, क्योंकि पेपर अच्छा है। The table shows the total number of employees in different departments of an organization and the percentage of female and males. Study the table and the answer of the following. मतलब total number of employees दिए हुए हैं, percentage of female दी हुई है, percentage of males दी हुई है, ठीक बात है। आगे इसने कहा the total number of female employees in department D forms approximately how much percentage of total numbers of मेल एम्प्लॉइज इन डिपार्टमेंट डी, ठीक है। यहाँ पे मेरे से डिपार्टमेंट डी की फीमेल्स की बात कर रहा है, डी में टोटल जो है वो 360 है, तो अगर मैं फीमेल इन डी की बात करूं तो 360 टोटल है,
और फीमेल कितनी है, फीमेल 35% है, यानी कि 360 का 35% की बात कर रहा है। अगर मैं 1 0 से इसको काट दूं, 5 से इसको 5 सत्ते 35 काट दूं और इसको 18 बोल दूं, तो 18 सत्ते 7 8 सत्ते 56। एक सेकेंड दीजिए, 7 ऊपर नीचे हो जाती है, बहुत लंबा पेपर है। तो अगर मैं बात करूं तो 18 सत्ते 56, या फिर मैं ऐसे भी ना करने की बजाय अगर ऐसे कर देता हूं इसको कि भैया मेरे को परसेंटेज ही तो पूछी है, तो मैं बोल देता हूं कि फीमेल्स इन डी जो है वो 360 का 35% है, और मेल्स इन कितने में पूछा है, मेल्स इन, इसको भी इधर लिख लेते हैं, ठीक है। मेल्स इन बी की बात करिए, जो मेल है वो डिपार्टमेंट बी में, डिपार्टमेंट बी में टोटल 220 है, 220 में मेल जो है वो 35% है, यानी कि इसकी बात कर रहा है। अब पूछ रहा है फीमेल इन डी जो है वो कितने परसेंट है इसके, मेल और डी के। तो मैं इस इक्वेशन को सोल्व करने के बजाय इसको ऐसे ही लिख देता हूं, 360 मल्टीप्लाई में 35%। अब इसका फायदा हुआ क्या होगा, आप देखो कि अगर हम इसको ऐसे करके लिख देते हैं 35%, तो ये परसेंट से परसेंट कट हो जाएगा, 35 से 35 कट हो जाएगा, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 0 से 2 0 खत्म हो गई, 2 0 से ये 50 हो गया, और 50 से 5 या 15 6 पंजे 30, 5 या 15 और 6 पंजे 30, यानी कि 1800 बट्टे में 11 आ गया। और 1800 बट्टे में 11% को हम आगे काटेंगे तो ये आ जाएगा 11 कम 11 7 बच जाएगा, 11 6 66। तो 16 वाला हमको एक ही ऑप्शन दिख रहा है, यानी कि अप्रोक्सीमेट में, वैसे भी लगभग में हमसे पूछा हुआ है, तो 164% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कैलकुलेशन को इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हो, वरना आप यहाँ पे 360 का 35% यहाँ निकालोगे, फिर यहाँ निकालोगे, फिर उनको यहीं पे काटोगे, फिर वो गड़बड़ हो जाएगी, आगे आएगी, दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड हिज वाइफ, आप पोज करके एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस द एवरेज एज ऑफ ए हस्बैंड, वाइफ और सन, 3 बंदे हैं, उनकी एवरेज एज जो है 5 इयर्स अगो की बात कर रहा है 31 है। अगर 5 साल पहले 31 थी, तो मैं करंट की अगर बात करूं तो 36 होगी। ये तो मेरे को देखते पता चल जाना चाहिए कि 31 प्लस में 5 लिख के फिर 36 लिखो, फायदा कुछ नहीं है। एंड दैट ऑफ हिज वाइफ हिज सन 8 इयर्स अगो, 8 इयर्स अगो यानी कि 8 साल पहले जो थी वो 25 थी, तो मैं सीधा बोल सकता हूँ 25 30 33, आज की डेट में करंट में 33 होगी। यानी कि यहाँ पे 3 बंदे हैं, कौन है, हस्बैंड है, वाइफ है और सन है, इनकी जो एवरेज एज है वो 36 इयर्स है। और मेरे से कह रहा है कि वाइफ है और सन है, इसकी जो एवरेज एज है, क्योंकि मेरे को 8 साल पहले की दी थी, तो करंट की एज 33 इयर्स है। ठीक है, अब यहाँ पे जरूरत तो नहीं है ना, पहले यहाँ पे मैं 31 लिखूं, फिर 5 लिखूं, फिर 36 लिखूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एकेडमिक नहीं कर रहे हैं, हम कंपटीशन कर रहे हैं। तो जितने स्टेप्स हमसे कट हो पाएंगे हम उतने दिमाग में कट करेंगे। ठीक है, और इसके बाद मेरे से हस्बैंड की एज पूछी है, और मैं हस्बैंड ही निकाल सकता हूँ, वाइफ और सन तो निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि यही इंडिविजुअल यहाँ पे। अगर मैं बात करूं, एक तो तरीका ये हो गया इसका कि आप कौन सा लूं, ये वाला ले, ठीक है। एक तो तरीका हो गया, आप इसमें मल्टीप्लाई 3 करके यहाँ पे टोटल निकालो, एक मल्टीप्लाई 3 करके यहाँ पे टोटल निकालो, फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस कर दो। या फिर अगर मैं देखूं तो मैंने देखा यहाँ पे जो एवरेज है वो 3 कम हो रहा है। 3 कम हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड निकल गया, यानी कि हस्बैंड ज्यादा कर रहा होगा। अगर 3 कम हुआ है, कितने बंदों पे हुआ है, 2 बंदों पे हुआ है, तो टोटल पे कितना कम हुआ है, टोटल पे मेरा 6 इयर्स कम हुआ है। क्यों कम हुआ है, हस्बैंड जाने पे, लेकिन हस्बैंड के साथ वाला जो एवरेज है वो कितना है, 36 है। तो अगर मैं हस्बैंड की बात करूं तो हस्बैंड जो है वो 36 से 6 इयर्स बड़ा होगा, यानी कि वो 42 इयर्स का होगा करंट में। अगर आपसे वर्तमान नहीं पूछा होता, कुछ और पूछा होता, तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफर हो जाता, वहां पे प्लस माइनस कर लेते, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, 42 इयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। The following line graph shows the percentage profit earned by 2 companies A and B during the period of 2016 to 2022। ठीक है, क्वेश्चन को आप पोज करके 1 मिनट लेके पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इफ द टोटल, मतलब मैं पढ़ाता रहूंगा, लेकिन आप पोज करके एक बार पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। If the total amount is invested by the 2 companies in 2021 was 27 lakh,
while the amount invested by company B was 50% of the amount invested by company A, यानी कि B ने जो है वो आधा ही अमाउंट इन्वेस्ट करा है जितना कि A ने करा है। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं बोलूं A और B, तो यहाँ पे अगर A ने 2 इन्वेस्ट करा है तो B ने 1 इन्वेस्ट करा है, आधा इन्वेस्ट करा है, ठीक है। लेकिन टोटल की बात कर रहा है कि 2021 में टोटल कितना इन्वेस्ट हुआ है, टोटल यहाँ पे 27 लाख इन्वेस्ट हुआ है, यानी कि 27 की वैल्यू को मैं बोल सकता हूं कि 27 की वैल्यू 3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 9। अगर 1 की वैल्यू 9 हो गई तो इसने 18 लाख इन्वेस्ट करा है और इसने 9 लाख इन्वेस्ट करा है। आगे क्वेश्चन ने कहा व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द टू कंपनीज टुगेदर इन दैट ईयर। जो प्रॉफिट अर्न का ग्राफ है वो हमारे पास ये है। ए ने जो है वो 18 लाख इन्वेस्ट करा था, तो ए की अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, ए ने 18 लाख इन्वेस्ट करा था और ए ने प्रॉफिट कितना कमाया 2021 में, 40% कमाया है, यानी कि 40% अपॉन 100, 18 चौक 72, यानी कि 7.2 लाख रुपीस इसने प्रॉफिट कमाया है। दोनों का कंबाइंड पूछा है तो मैं बी भी देख लेता हूँ। प्रॉफिट ऑफ बी जो है वो कितना हो जाएगा, जो बी ने इन्वेस्ट करा था वो 9 लाख इन्वेस्ट करा था और प्रॉफिट कितने परसेंट कमाया, 30% प्रॉफिट कमाया है, तो मैं बोलूंगा 30/100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, यानी कि 9×27, यानी कि 2.7 लाख रुपीस। टोटल प्रॉफिट की पूछ रहा था मेरे से, दोनों कंपनियों द्वारा अर्जित कुल लाभ की बात कर रहा था। अगर कुल लाभ की बात कर रहा था तो मैं बोलूंगा कि 7 और 2 9 और 7 और 2 9, यानी कि 9.9 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 आपका सिंपल बट डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों मैं अभी आपको क्वेश्चन करते हुए बताता हूँ। इफ ए 9 डिजिट नंबर, पहले तो बात तो 9 डिजिट का दे दिया इसने, डिविजिबल बाई 88, अगर 88 से डिविजिबल है तो मुझे पता है मेरे को डिविजिबिलिटी रूल किस किस का चेक करना पड़ेगा, 11 का और 8 का, 11 का और 8 का। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज में से जो x प्लस वाई की वैल्यू आएंगी उनमें से कौन सी ये जो सम निकाल के देंगी, ठीक है। अब मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ना 17 15 12 19 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू जो है, x प्लस वाई की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 18 हो सकती है, मैक्सिमम 18 हो सकती है, ठीक है, मैक्सिमम 18 हो सकती है, बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती भाई। 9 और 9 ही तो रख सकते हो आप, यहाँ पे x की जगह पे 9 रख सकते हो, यहाँ पे y की जगह पे 9 रख सकते हो, तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 18 हो सकती है। तो एक ऑप्शन तो आप इस तरीके से कट कर सकते हो, लेकिन इसमें और जो ऑप्शन है ना वो भी खतरनाक ही है, क्योंकि ये 10 से ऊपर है, 12 है, 15 है, 17 है, तो यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है इन दोनों की कंबाइंड होगी वो 5 हो सकती है, या फिर एक की ज्यादा होगी तो यहाँ पे 6 हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी, कम से कम वैल्यू 12 है तो यहाँ पे 6 हो सकती है, इससे नीचे वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं, मैंने इसको पकड़ा, मैंने बोला भैया 11 से अगर ये कट रहा है तो ये है 47x6290y। अब आप समझ जाओगे मैं इतनी बात आपको क्यों बता रहा हूं। अगर मैं इसका 11 से मल्टीप्लीकेशन देखना है तो मैं बोलूंगा 4 प्लस में x प्लस में 2, यानी कि 6 प्लस में x प्लस में 0 प्लस में 6, यानी कि 12 प्लस में x जो है या तो ये बराबर हो, या तो फिर अंतर जो है वो 11 है, किसके 7 अल्टरनेट वैल्यूज के, 7 6 दूनी 12 और 1 13, 13 प्लस में 9, 13 प्लस में 9 कितना हो गया हमारा 22, 13 प्लस में 9 हाँ 22 हो गया, 22 प्लस में हमारा 22 प्लस में x, 22 प्लस में y, 22 प्लस में y के, या तो इन दोनों का अंतर जो है वो 11 आना चाहिए, या तो फिर क्या बोलते हैं या तो इनका अंतर 0 आना चाहिए, या तो फिर इनका अंतर 11 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं बोलूंगा अगर मैं इनका अंतर ले लेता हूं, अगर मैं इनका अंतर ले लेता हूं 0 और इनका एक बार अंतर ले लेता हूं 12 प्लस में x माइनस में 22 माइनस में y, मैं करके देख रहा हूं, मैंने इस तरीके से करा नहीं, सोच तो रहा था मैं लेकिन कर नहीं पाया, और मैं इसका अंतर ले लेता हूं 11, तो मैं अगर यहां से देखूं तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्योंकि ब्रैकेट में बंद होगा, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, क्योंकि ये माइनस का आएगा तो x माइनस वाई 10 आ जाएगा,
और यहां से अगर मैं देखूंगा तो इसका ये जो है अंतर अगर 11 आएगा तो यहाँ से x माइनस वाई जो है यहाँ से आएगा हमारा कितना 10 उधर जाके प्लस हो जाएगा 21 आ जाएगा। या तो x माइनस वाई 10 हो सकता है या तो x माइनस वाई जो है वो 21 हो सकता है। ऐसी बात है x में से y जाके 21 और ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों ही केस जो है इस केस में पॉसिबल है नहीं क्योंकि दोनों 18 से ऊपर तो नहीं आ सकते। तो 9 और 9 भी आएगा तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसको इस तरीके से डील कर ही नहीं पाएंगे। चलो कोई बात नहीं। तो मैं बोलूंगा कि जो 12 प्लस में x है अगर ये इक्वल है किसके 22 प्लस में y के, इक्वल होगा तब भी तो कट हो जाएगा 11 से। तो मैं यहां से बोलूंगा कि x माइनस वाई जो है या फिर x इज इक्वल टू 10 प्लस में y के है। अगर x जो है वो इक्वल है 10 प्लस में y के तो मैं यहां से वैल्यू डालने स्टार्ट करता हूं जहां से ये अंतर 11 निकाल के दे दे या फिर 0 निकाल के दे दे। अब 0 के लिए तो यहाँ पे केस बनेगा नहीं क्योंकि अगर मैं x को कितना भी डाल लूं वो 10 प्लस में y के बराबर तो नहीं हो सकता। 9 डालूंगा ज्यादा से ज्यादा मैं मैक्सिमम 9 डाल सकता हूँ। इसको -1 डाल सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 9 डालता हूँ और इसको -1 डालता हूँ तभी ये केस पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे डिजिट -1 की तो नहीं हो सकती तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से मैं वैल्यू डालने स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को पता है मिनिमम वैल्यू मेरी जो यहाँ पे है वो 12 है। अगर मिनिमम वैल्यू मेरी यहाँ पे 12 है और मैक्सिमम ही है तो मैं एक काम करता हूँ मैक्सिमम ही डाल के देख लेता हूँ क्या दिक्कत। तो मैं टोटल डाल सकता हूँ भैया जी 18 तक डाल सकता हूँ। तो मैं बोलूंगा अगर मैं इसको 9 और 9 लेता हूँ तो इनका अंतर तो मेरा 11 नहीं बनेगा तो ये खत्म। अगर मैं इसको 8 लेता हूँ इसको 9 लेता हूँ तो क्या इनका अंतर 11 बनेगा? ये 19 हो जाएगा ये 18 हो जाएगा बिल्कुल इनका अंतर 11 बनेगा। 9 और 8 का अगर मैं 9 और 8 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा? ये हो जाएगा मेरा 8 और इस इक्वल टू 10 प्लस में 9 यानी कि 19 इधर चला जाएगा माइनस होके तो अंतर कितना आ जाएगा 11। तो या तो 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। 0 वाले केस से आएगा नहीं तो 11 वाले केस से आएगा तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 9 और 8 वाला जो है सम जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा 9 और 8 17। अब यहाँ पे आपसे अलग अलग वैल्यूज नहीं पूछ सकता ये x की और y की। ठीक है x की y की पूछ सकता है y की पूछ सकता है 8 से निकालने के लेकिन हमें उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 17। अगर आपसे बाई चांस मिनिमम पूछ लेता और यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं वो 2 3 4 करके ऐसे कुछ होते हैं 1 2 3 4 करके तो यहाँ पे एक मिनिमम वैल्यू भी बनेगी। मिनिमम वैल्यू कैसे बनेगी? मैं बोलूंगा मिनिमम वैल्यू के लिए मेरे को मिनिमम क्या हो सकता है भाई x और y जो सम है वो मिनिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। अगर x और y का मिनिमम सम आपका आंसर तो 17 आ चुका मैं आपको फर्दर बता रहा हूँ। अगर इनका मिनिमम सम 1 हो सकता है तो मैं एक काम करता हूँ इसको 0 डाल देता हूँ इसको 1 डाल देता हूँ। अगर मैं इसको 0 डालूंगा y को 1 डालूंगा तो ये 10 प्लस में y 0 इज इक्वल टू 11 की हो जाएगा तो भी ये कट हो जाएगा। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू बनेगी वो 0 और 1 वाली बनेगी और ये वाला केस जो है वो मैक्सिमम का केस है। एक्चुअल में कैन बी की जगह मैक्सिमम पूछना चाहिए था इसको। इसने जहां से भी पेपर से उठाया है वहां पे मैक्सिमम पूछा गया होगा ना कि कौन सा विकल्प मान हो सकता है नहीं पूछा होगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा ट्रिपलेट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने ट्रिपलेट्स पढ़ी हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जो पाइथागोरस प्रमेय है उस पे बेस हमारी कुछ ट्रिपलेट चलती हैं जैसे कि 3 4 5 5 12 13 7 24 25 इसी तरीके से सोन बहुत सारी ट्रिपलेट्स जो है वो हमारी चलती रहती हैं। अब ये जो केस है वो हमारा क्या है 90 डिग्री का केस है और दो इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा है। पूरे की लेंथ हमको 24 दे रखी है। यहाँ पे कुछ नहीं है सिर्फ यहाँ पे फिगर में है। तो मैं बोलूंगा अगर इक्वल लेंथ्स में डिवाइड है ये जो निशान होता है वो इक्वल लेंथ्स का होता है। ठीक है ये 24 हो गया और ये 24 हो गया। मैंने बोला ये जो 10 है ये 5 प्लस में 2 है 5 मल्टीप्लाई 2 है। अगर मैं 24 की बात करूं तो ये 12 इंटू में 2 है। अगर ये 5 इंटू में 2 है ये 12 इंटू में 2 है तो x की वैल्यू जो है पाइथागोरस के हिसाब से 13 इंटू में 2 यानी कि 26 आनी चाहिए जो कि ठीक है क्योंकि ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस के हिसाब से ये हमारा 26 आ गया ये हमारा 26 आ गया। तो बस मेरे को सम निकालना है। मैं बोलूंगा 26 प्लस में 24 परिमाप पूछा है ना क्योंकि हमसे और 26 प्लस में 24 यानी कि 50 यहां से आ जाएगा 50 यहां से आ जाएगा यानी कि पूरे का परिमाप कितना हो जाएगा 100 यूनिट्स जो है वो हमारा पूरे का परिमाप हो जाएगा और ऑप्शन नंबर
3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। निम्नलिखित पाई चार्ट में 7 विभिन्न संस्थानों ABCDEFG में स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के छात्रों का वितरण दिया हुआ है। हमें ग्रेजुएट लेवल दिया है और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स यहाँ पे 25600 है, यहाँ पे 19200 है। यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये परसेंटेज का वो है फिगर है, तो मैं बोल सकता हूँ 100% की वैल्यू कितनी है 25600 और यहाँ के 100% की वैल्यू अपनी अलग है कितनी 19200, ठीक है। आगे मेरे से पूछा कि संस्थान डी और एफ में स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या। पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ रहे डी और ई। डी को अगर मैं देखूं तो यहाँ 14% है और एफ डी और एफ की बात कर रहा है और यहाँ पे देखूं तो 13% है। यानी कि डी प्लस एफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 27% की वैल्यू पूछ रहा है का कुछ बोल रहा है। फिर आगे उसने बोला संस्थान ए और सी में स्नातक में स्तर में पढ़ रहे छात्रों की कुल संख्या। ए और सी में स्नातक यहाँ है। ए की अगर मैं बात करूं तो 21 और सी की अगर मैं बात करूं तो 16। यानी कि यहाँ पे 3 और 7 37% कितना किसका ए प्लस सी का। ए प्लस सी का 37% के बीच के अनुपात की बात कर रहा है, क्रॉस अनुपात की बात कर रहा है। पहले यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये आएगा, क्योंकि हमसे पहले डी और एफ का पूछा है और फिर इसका पूछा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस वाले की यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारा रेशो है ना, तो मैं बोलूं 100% की वैल्यू कितनी है 100% की वैल्यू 19200 है। तो 27% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 19200 मल्टीप्लाई बाय 27 और डिवाइडेड बाय 100% हटा देंगे। रेशो में किसके निकालना है, रेशो निकालना है हमें इसके साथ, लेकिन इसके 100% की वैल्यू तो इतनी है, तो मैं सीधा लिख देता हूं इसकी 100% की वैल्यू अगर इतनी है तो इसका 37% कितना हो जाएगा 25600 मल्टीप्लाई बाय 37%। जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म और किससे कटेगा ये, और काट लेते हैं, किससे काटेंगे 8 से काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, फिर काट लेते हैं 6 चौक 24, नहीं 6 से नहीं कटेगा, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, यानी कि हमारा कितना आ गया 3 मल्टीप्लाई 27 रेशो में 4 मल्टीप्लाई 37, ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 81 बन जाता है 9 का स्क्वायर। ये हमारा कितना बन जाएगा, ये हमारा 7 चौक 28 यानी कि 148 बन जाएगा। यानी कि 81 रेशो 148 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि हमें दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आउट ऑफ 15 पर्सन्स 9% स्पेंड ₹60 ईच। 60 रुपीज ईच जो है वो स्पेंड करा कितने लोगों ने, 9 लोगों ने। आगे मेरे से क्वेश्चन ने बोला ऑन देयर मील्स व्हाइल द रिमेनिंग पर्सन्स स्पेंड 30% मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 15। एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 15 मतलब मेरे को एवरेज एक्सपेंडिचर कुछ मानना पड़ेगा। मैंने मान लिया 15 का जो एवरेज एक्सपेंडिचर था वो x था, ठीक है। तो अगर मैं x मान रहा हूं एवरेज एक्सपेंडिचर को, तो टोटल की अगर मैं बात करूं तो 15x हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ने तो मेरे को कुछ और ही बोला है। क्वेश्चन ने बोला है कि 9 लोगों ने तो 60 रुपए खर्च करे, तो ये इनका टोटल हो गया। बाकी के जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 6 ने क्या काम करा कि एवरेज से 30 रुपए ज्यादा दिए। एवरेज कितना था भाई, एवरेज कितना था, एवरेज था हमारा x, लेकिन इससे 30 रुपए ज्यादा दिए, ये बन गया। अब 9 और 6 15 लोगों का टोटल ये हो गया, और एक 15 लोगों का टोटल मेरे हिसाब से 15x है। तो ये दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी, दोनों इक्वल हो गई। तो मैं बोलूंगा 9 6 54, 540 प्लस में 6x और प्लस में 36 18 इज इक्वल टू 15x के। इस 6x को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 9x और 8 4 12 यानी कि 720 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 थे 72 80 सॉरी, x की वैल्यू हमारी 80 आ गई। तो मेरे से क्या पूछा, मेरे से कुल खर्चा पूछा है। कुल खर्चा कितना था 15 इंटू x, यानी कि हम 15 मल्टीप्लाई 80 करेंगे तो यहाँ पे 1200 रुपए जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, मतलब जब भी डीएसएसबी मेंसुरेशन देती है और टफ देना चाहती है उसे फालतू में कैलकुलेट कर देती है, वही काम इन्होंने यहाँ पे करा है। If the radius of a metallic sphere, radius of a metallic sphere is increased by 8.5 centimeter, देन इट्स सरफेस एरिया, क्योंकि इंक्रीज 8.5 कर दिया तो मैं रेडियस को एक काम करता हूं यहाँ पे x मान लेता हूं, और इंक्रीज कर दिया 8.5 यानी कि मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो रेडियस है वो x प्लस में 8.5 हो गई। देन इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीज बाय 1479 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं किसकी, सॉलिड स्फीयर के, तो ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे आर दो है, एक तो ये वाली आर है, एक ये वाली आर है, और यहाँ पे इंक्रीज हो गया कितना, इतना, यानी कि ये वाला जो है वो ज्यादा होगा। यानी कि मैं अगर इसको पाई, इसको R2 मानू, इसको R2 मानू, इसको R1 मानू, ठीक है, तो यहाँ पे 4 पाई R2 के स्क्वायर में से अगर मैं घटाता हूं 4 पाई R1 का स्क्वायर, तो ये जो है वो मेरे बराबर किसके दिया हुआ है, मेरा बराबर दिया हुआ 1479 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से मैं एक काम करता हूँ, ये 4 पाई जो है ये कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैंने 4 पाई कॉमन लिया और अंदर जो मैंने इनकी आर की वैल्यू डालनी स्टार्ट करी, तो R2 स्क्वायर कितना था, ये था हमारा x प्लस में 8.5 का स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा किसके, R1 स्क्वायर यानी कि 8.5 के स्क्वायर के, इज इक्वल टू 1479 पाई। पाई से थोड़ा सा वो रह गया, जगह कम रह गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उठा के नीचे लिख देते हैं, इसको उठा के नीचे लिख देते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, मैंने सोचा जगह बची जाए तो बची जाए। 179 पाई के, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। अब अंदर अगर मैं देखूं तो ये आएगा 4 और x प्लस में 8.5 का अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा, अगर मैं ये 8.5 को लिख दिया मैंने, यहाँ पे x स्क्वायर था भाई, सॉरी, यहाँ पे x स्क्वायर, ठीक है, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये अंदर से निकल के आएगा भैया x का स्क्वायर, और अगर मैं 8.5 का स्क्वायर देखूं, या फिर मैं एक काम करता हूं ना, मेरे को a प्लस बी की फॉर्म दिख रही है यहाँ पे, ये भी तो कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पे a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म दिख रही है। अगर मेरे को यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, तो इस तरीके का ही तो दिख रहा है। अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये a स्क्वायर और b स्क्वायर ही तो है। आगे मैं इसको फर्दर अगर खोलना चाहूं तो मैं ऐसे भी तो खोल सकता हूं कि x a प्लस बी यानी कि 2x हो जाएगा ना, फिर 2x प्लस में 8.5 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, अंतर तो हमें पता ही है 8.5 है, ठीक है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1479 के। अगर मैं और आगे खोलूंगा तो मेरे को यहां से क्या मिलेगा, मेरे को यहां से मिलेगा, क्या मिलेगा, 8.5 की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ये तो अलग अलग ही हो गए ना, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 10 लिख लेता हूँ, ये 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 से इसको काट देते हैं 2 बार, 2 से इसको काट देते हैं हम कितनी बार, 2 बार। हमने कुछ गड़बड़ करी है क्या, एक सेकंड रुक जाओ। a माइनस बी अगर मैं देखूं तो a माइनस बी में x x से कट जाएगा, 8.45 हो जाएगा, ठीक बात है। बिल्कुल सही, ठीक है, 2 ही आएगा, बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये 5 से कटेगा तो ये आएगा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 से हम इसको काट सकते हैं, ठीक है, 17 से हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 17, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 पे चली जाएगी, फिर 7 7 49 यानी कि 87 पे चली जाएगी, ठीक है।
तो यहाँ हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 और 2x प्लस में 8.5 और ये पूरा कट हो चुका है। तो ये आ गया हमारे पास 4x प्लस में 8 दूनी 16 और 1 17 इज इक्वल टू 87 के। और यहाँ से मैं बोलूंगा 4x 17 उधर चला जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 70 का। अगर ये 70 बच गया 4x से डिवाइड करूंगा तो 4 एकम 4 नहीं 17 माइनस होएगा तो ये बचेगा 70। ठीक है 70 ही बचेगा भाई, 70 ही तो बचेगा, 70 ही तो बचेगा। या फिर एक काम करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर ही लेता हूँ। देखो करना और कराना थोड़ी सी अलग चीज होती है, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा दिमाग बोलने में भी चल रहा है तो यहाँ पे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अगर मैं इसको 2 से भी डिवाइड कर दूं तो मैं बोलूंगा 2 चौक 8 और 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 और इसको मैं बोलूंगा 2x प्लस में 8.5 इज इक्वल टू 43.5 और फिर मैं आगे बोलूंगा 2x इज इक्वल टू 8 उधर चला जाएगा तो ये माइनस होके हो जाएगा 35 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मेरी x की वैल्यू आ जाएगी 35/2। अब मेरे से आगे क्वेश्चन में बोला हुआ है इसने, ये तो पहला पार्ट खत्म हो गया इस क्वेश्चन का। x की वैल्यू 35.2 आ गई, यानी कि रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस हमारी 35 डिवाइडेड बाई 2 आ गई। लेकिन मेरे से तो पूछा है डेंसिटी ऑफ मेटल अगर इतना है तो अप्रोक्सीमेट वेट बताओ। वेट के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम पे जाना पड़ेगा और वॉल्यूम मेरे को पता है कि स्फीयर की कितनी होती है 4/3 पाई आर की क्यूब होती है। आर मैंने निकाल ली है तो मैं यहाँ से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डेंसिटी इज इक्वल टू वेट होगा। तो यहाँ से अगर मैं निकालूंगा तो 4/3 पाई की वैल्यू भी डाल ही देता हूँ 22/7 क्योंकि यहाँ पे पाई दिया हुआ नहीं है और मल्टीप्लाई में 35/2 और 35/2 क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0.15 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो मेरे से वजन पूछा हुआ है वो किलोग्राम में पूछा हुआ है तो हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको। 1000 से मैंने डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे 100 और आ जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो मेरे ये कटेंगे, किस किस से कटेंगे पता नहीं किस किस से कटेंगे, तो ज्यादा खतरनाक आ रखे। 2 दूनी 4 से तो ये 4 खत्म, 2 से ये 11, 2 से ये खत्म। ठीक है, 5 से काट लेता हूं तो 5 सत्ते और 5 तिया और 25 चौका 100 और 5 सत्ते और 5 सत्ते और ये हमारा 25 चौका 100 यानी कि 40। ठीक है, 3 से कुछ कटेगा नहीं, 3 से ये 3 कट गया। ठीक है, ये 3 से 3 कट गया तो यहाँ पे मेरा कितना आ गया 7 × 7 बटे में 160 और ये हमारा होता है 243 बटे में 160 और 16 से अगर मैं इसको काटूंगा तो 16 दूनी 32। अब हाँ 7 × 7 मल्टीप्लाई 11 भी तो है ना, मल्टीप्लाई 11 भी तो है तो 243 मल्टीप्लाई 11 243 मल्टीप्लाई बाई 11 यहाँ पे कर लेते हैं। ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 3 7 6 और 2 बटे में 160 तो 4 चौक 16 और मल्टीप्लाई ये भी 7 है, ये 7 कट हो जाएगा यार। 49 मल्टीप्लाई में 3 होगा। बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार, बस पूछो मत। ये अभी कट हो गया, अब काफी कुछ कट हो गया। 49 मल्टीप्लाई में 11 49 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि 9 9 4 13 का 3 1 हासिल, 4 और 1 5 बटे में 160 और 16 दूनी 32 16 3 48 पे जाएगी माननी। और 3 वाला मेरे को यहाँ पे सिर्फ 1 दिख रहा है, इतनी कैलकुलेशन करने के बाद मैं आगे की तो नहीं करने वाला। तो मैं 3.37 किलोग्राम जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी की कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेना। 16 3 48 यानी कि 3 पे तो जाएगी माननी, आगे कुछ फर्दर आएगा मैंने वो अज्यूम कर लिया क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक ही था जो 3 से स्टार्ट हो रहा था। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी मजाक कर दिया है। जब डीएसएसबी पेपर बनाती है तो कुछ ऐसा बनाती है, 2022 में बनाती थी कुछ ऐसे पेपर, लेकिन वहां क्या होता था 4-5 क्वेश्चन ठीक होते थे, यहाँ पे तो सारे ही इस पेपर के क्वेश्चन कैलकुलेटिव ही हैं।
क्वेश्चन कह रहा है हमसे सुनील इनकम इज 20% मोर देन दैट सुजीत इनकम, सुजीत है ना, सुजीत इनकम। सुनील एंड सुजीत सेव 4800 और 5000 respectively. If Sunil expenditure is 12% more than Sujit's income, अब ये कैलकुलेशन है, ठीक है। Then 40% of Sunil and Sujit's total expenditure is, अब टोटल एक्सपेंडिचर का भी 42% निकालना है, ठीक है। देख रहे हो कितना घुमा रखे क्वेश्चन को। क्वेश्चन पहली लाइन में कह रहा है कि सुजीत की जो सुनील की जो इनकम है वो सुजीत की इनकम से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा का मतलब है कि 1/5 ज्यादा है, कि अगर सुजीत की इनकम 5 है तो इसकी इनकम 6 है, ठीक है। अब सुनील जो सेव करता है और जो सुजीत सेव करता है वो 4800 और कितने दिया हुआ है मेरे को, या इनको इस तरीके से लिखने के बजाय मैं इसको लाइनिंग में लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं लाइनिंग में लिख लेता हूँ कि मैं बोलूंगा कि सुनील 6x है और यहाँ पे सुजीत जो है वो 5x है, ठीक है। निकाल तो हमने लिया ही था, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। फिर जो सेव करते हैं उनकी जो सेविंग है वो 4800 है और इसकी जो है वो 5000 है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर एक्सपेंडिचर की बात करें तो हमें यहाँ पे एक लाइन दी है कि सुनील का जो एक्सपेंडिचर है वो 12% ज्यादा है सुजीत की इनकम के। सुजीत की इनकम का 12% ज्यादा है क्या? सुजीत की इनकम का भी 12% ज्यादा है सुनील का एक्सपेंडिचर। तो सुनील का एक्सपेंडिचर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर ऑफ सुनील इज इक्वल टू 5x सुजीत की इनकम से 12% ज्यादा यानी कि 112/100 और 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20 और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55 25 और 5 30 यानी कि 5.6x, यानी कि इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5.6x हो गया। अब यहां से मेरा क्वेश्चन बनना स्टार्ट हुआ कि 6x तो इसकी इनकम है, 5.6x इसका एक्सपेंडिचर है, यानी कि इसने एक्चुअल में सेविंग कितनी करी है? 0.4x की। और मेरे से क्वेश्चन ने कितनी बोली है? 4800 के। यहां से मेरी x की वैल्यू निकल के आ सकती है कि 0.4x जो है उसकी वैल्यू कितनी है? 4800 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 4800 बटे में 0.4, बस मल्टीप्लाई बाई 1 करना तो कर सकते हो। यहां पे हो जाएगा 10 यानी कि 48 4800 जो है वो x की वैल्यू हो गई। अगर 4800 जो है वो x की वैल्यू हो गई, ठीक है, 4800 जो है वो x की वैल्यू हो गई, सॉरी 4 एकम 4 सॉरी 12000 जो है वो x की वैल्यू हो गई। अगर 12000 x की वैल्यू हो गई, 6x कितना हो गया? 12 पंजे 60, 12 6 72 यानी कि 72000। 5x कितना हो गया? 50000। अगर बोल रहा है कि कुल व्यय का 42% निकालो, भाई सेव इतना कर रहा है, कमा इतना रहा है, तो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना हुआ? अगर मैं 772,000 में से 4800 निकाल दूं तो ये बन जाएगा हमारा 276 और 00, इतना एक्सपेंडिचर कर दिया। अगर मैं इसके 50,000 में से ये 5,000 निकाल दूं तो सीधे सीधे सॉरी 60 12 पंजे 60 होते हैं ना, तो ये सीधे सीधे 55,000 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल कितना हो गया हमारा? 2 7 और 5 12 का 2, 1 हासिल 6 दूनी 12, 12 2 2 2 0, ठीक है, यही आएगा ना भाई। 1 2 3 5 और 5 10 2 12 का 2, 1 हासिल 6 दूनी 12, ठीक है। अब इसका 42% पूछ रहा है मेरे से, एक और पेन चेंज करना पड़ेगा। अब मेरे से क्या पूछ रहा है? 12200 का 42%, परसेंट को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट हो जाएगी, यानी कि 1222 मल्टीप्लाई बाई 42 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। और मैं देखूं तो इकाई का अंक 2 जगह हमारे पास 4 दिख रहा है और क्लोज है ऑप्शन, तो हमें करना ही पड़ेगा, तो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 1 2 2 2 4 2 और ये आ जाएगा 4 4 4 और 2 और 4 दूनी 8 और 8 और 4 12 होगा, तो दहाई का अंक जो होगा वो 2 होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। बाकी हम कर ही लेते हैं, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 दूनी 8
और 4 एकम 4, तो ये कितना हो गया 4, 8 4 12 का 2, 1 हासिल, 3 8 और 2 10 की 0, 1 हासिल, 5 0 3 2 4, 8 और 2 10 की 0 और 1 और था ना 11, 5 1 3 2 4 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक महावाहियात क्वेश्चन तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन। एक इससे पहले आया था जिसे हमने रेशो मेथड से करा था, अब ये एक आया है, इसको अभी हम रेशो मेथड से ही करेंगे, या फिर किसी और मेथड से कर सकते हैं तो वो भी देख लेंगे। देख लेते हैं एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी ना, कोई और मेथड अगर इसमें लगेगा तो वो भी देख लेंगे। भाई परसेंटेज पे डिपेंड करता है, फिर मेथड चेंज करना भी हमारी परसेंटेज पे डिपेंड करता है। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पॉज करके, मुझे लग रहा है 1.5-2 घंटे से ऊपर की, 1.5 घंटे से आसपास की वीडियो बनेगी ये वाली। मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, गला दर्द करने लग गया। हाँ जी, तो हमें क्या बोला है कि सर्टेन सम अमाउंट्स टू 27440 in 2 years 12% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक है, कुछ नहीं बोला है तो यानी कि ये ईयरली इंटरेस्ट की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, 12% की बात कर रहा है, तो मैं सीधा सीधा इसको वैसे भी कर सकता हूँ परसेंटेज के हिसाब से, x + y वाले फॉर्मूले से। ठीक है, इससे भी कर सकता हूं, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एट डबल द रेट। डबल कर दी इसने रेट, यानी कि रेट पहले 12 थी, अब इसने 24% कर दी। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, और कंपाउंड जो इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कर दिया। हाफ ईयरली कर दिया यानी कि 24% ईयरली, यानी कि हाफ ईयर में 12% हो गई, यानी कि 1/2 ईयर वे 12% की रेट ले रहा है, यानी कि 2 साल में कितनी बार लेगा, 2 साल में 4 बार ले लेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो गया खतरनाक, क्योंकि यहाँ पे फिर से 3 की जगह 4 आ गया, 4 की आती है तो कैलकुलेशन बढ़ती है हमारी। तो मैं बोलूंगा अगर 12% है तो मैं यहाँ पहले केस के बात करूं तो मेरे को यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। भाई राशि तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो मैं इंटरेस्ट निकालूंगा। मेरे से खाली पूछा है इसने अनुपातिक चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, मैं अगर रेशो मेथड पे जाऊं तो मैं बोलूंगा 12% की वैल्यू जो है, 12% की वैल्यू हमारी होती है 3/25, यानी कि राशि क्या हो रही है, अगर मैं 2 साल की बात करूं तो ये 25 से 28 हो रही है, 25 से 28 हो रही है। और हाफ ईयरली वाले केस में भी क्या हो रहा है, हाफ ईयरली वाले केस में भाई 25 से 28 होगी, क्योंकि वहां भी रेट जो है वो 12% ही बन रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 साल में, क्योंकि यहाँ पे तो 2 ही बार मिलेगा, लेकिन हाफ ईयरली के चक्कर में यहाँ पे 4 बार ब्याज मिलेगा, यानी कि यहाँ पे 25 से 28 हो जाएगी, फिर 25 से 28 हो जाएगी, और फिर 25 से 28 हो जाएगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं यहां से बोलूं, यहां से तो मेरे को सीधा सीधा मिल गया कि प्रिंसिपल जो है वो 625 हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और सेकंड 28 की, अगर मैं 28 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784, तो यहां से 625 से वैल्यू 784 हो जाएगी। ये मेरे को अमाउंट दिया हुआ है, अगर ये मेरे को अमाउंट दिया हुआ है तो मैं यहां से प्रिंसिपल निकाल सकता हूं कि 784 की जो वैल्यू है वो अमाउंट के बराबर 27440 के है। तो 625 की कितनी होगी, 625 की कितनी हो जाएगी, 27440 अपॉन में 784 और मल्टीप्लाई बाई 625। ठीक बात है। हाँ, बहुत गंदी कैलकुलेशन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा गंदी ही है कैलकुलेशन यार। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अगर चलो मैं ना थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर ही लेता हूँ, देखो क्या 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, बिल्कुल मन नहीं कर रहा पेन उठा के ऐसी गंदी गंदी कैलकुलेशन करने का। ठीक है, तो 27440 मल्टीप्लाई बाई 625 और डिवाइडेड बाई 784, ये हमारा आ जाएगा कितना, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 21875। इसलिए मैं कह रहा था कि 14 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तो मोर देन इनफ है, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी ज्यादा है।
आपका समय ही खराब कर देंगे। तो मेरा प्रिंसिपल कितना आ गया, मेरा प्रिंसिपल आ गया 21875। अब ये तो मेरा प्रिंसिपल आ गया। अब मेरे से बोला है कि 2 साल के लिए ये दुगुनी परसेंटेज पे अर्धवार्षिक रूप से, परसेंट दुगुनी कर दी 24 कर दी, लेकिन अर्धवार्षिक रूप की चक्कर में वो 12% हो गई। तो हमारा जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब हमें यहाँ पे 25 की जो है 25 की मल्टीप्लाई 4 बार करनी पड़ेगी। तो ये हमारा आ जाएगा 390625 और 28 की मल्टीप्लाई 4 बार करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 784 मल्टीप्लाई में 28 मल्टीप्लाई में 28। जनरली मैं यूज करता नहीं हूं, पर अब मेरी हिम्मत है नहीं। 614656, ठीक है। तो मेरे से चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है, मैंने बोला सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो इन दोनों का अंतर ले लेता हूं। भाई ये प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है। अगर आपको कोई और तरीका इसका अच्छा लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो। एक मेथड होता है आपका पास्कल ट्रायंगल, पास्कल थ्योरम ऐसी कुछ करके है वो तरीका भी होता है, पर वो मेरे को इतना ज्यादा समझ में आया नहीं अभी, तो मैं कराता भी नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं बात करूं इनके अंतर की, 614656 माइनस में 390625, तो ये हमारा आ जाएगा 224031, ठीक है। यानी कि मेरे को वैल्यू किसकी पता है, 390625 की, और मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, मेरे को निकालनी है इसकी, ठीक है, जो कि बहुत गंदी है, ठीक है ना। तो मैं बोलूंगा 390625 इज इक्वल टू किसके, 21875 की, 21875 की। और मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, मेरे को चाहिए 2204031, 22431, एक ज्यादा जीरो आ गई, 224031, 224031, ठीक है ना। हाँ, इसकी वैल्यू चाहिए, तो मैं बोलूंगा 21875 बटे में 390625 मल्टीप्लाई में 224031। इसमें तो 5 ही 5 है, तो इससे तो और कुछ कटेगा नहीं। तो मैं सीधा अगर कैलकुलेटर की तरफ को जाऊं और मैं यहां से कैलकुलेट करके आपको बताऊं, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं कि मैं आपको कैलकुलेटर से ही करके बता रहा हूं, ठीक है। तो बाद में मेरे को कोई क्रिटिसाइज मत करना कि कैलकुलेटर यूज करते हो, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इस पेपर में। तो एक आध क्वेश्चन में अगर मैं यूज कर भी लेता हूँ तो प्लीज समझना उस चीज को। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आ जाएगी, और बाकी ये क्वेश्चन जो है वो स्किप का ही है, 45.736। कोशिश करो और याद रखो, जब भी 4 टाइम्स या 4 ईयर्स की अगर बात करते कंपाउंड में, तो और परसेंट जो है वो 10-5 के आसपास की ना हो, मतलब कि ऐसा मल्टीपल ना हो जो इजीली क्रैक हो जाए, तो उस क्वेश्चन को तुरंत लीव कर देना, ठीक है। तो आपका जो आंसर है, जो इंटरेस्ट है, इस केस में कितना आ जाएगा, इस केस में आ जाएगा 12545.736, जो कि हमें किस में दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेट पूछा हुआ है, अनुमानित पूछा है। तो हमारा 1 पॉइंट ये आ जाएगा 12546 जो है यहाँ पे, ये राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। बहुत देर बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन देखने को मिला है, मैं भी परेशान हो गया से कराते कराते ना। The ratio of present age of a father and son is 5:2 and their average age is 35 years। तो अगर मैं फादर सन के एवरेज एज की 35 years की बात कर रहा हूं, तो मैं टोटल की बात करूंगा तो टोटल 70 हो जाएगा। और मेरे से रेशो कितना दिया हुआ है, मेरे से रेशो 5 और 2 दिया हुआ है, यानी कि टोटल 7 है। यानी कि 7 की वैल्यू अगर 70 है तो यहाँ पे इस 5 की वैल्यू 50 और इस 2 की वैल्यू 20 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात बताओ। प्रेजेंट में 50 है, 5 वर्ष बाद 55 का हो जाएगा। प्रेजेंट में 20 है, 5 वर्ष बाद 25 का हो जाएगा। काट लेते हैं तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा, 11:5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। A and B start a business by investing their capital in the ratio 5:3. After 5 months, B withdraw 1/3 of the capital. A added 40% of his capital, 80% to his capital at the end of the year. If the total profit is 25.75 lakhs, the A share बताओ
भाई ए और बी दो ही बंदे हैं, मैंने बोला ए है, यहाँ पे बी है, इसने 5 कैपिटल इन्वेस्ट करी, इसने 3 करी, क्योंकि रेशो में है मैं इसको 5x और 3x मान लेता हूं। बी ने क्या करा, बी ने विड्रॉ कर लिया 1/3 ऑफ हिज कैपिटल। बी ने 1/3 ऑफ हिज कैपिटल अगर विड्रॉ कर ली तो 3x में से 1x विड्रॉ कर ली, ठीक है। कितने महीने बाद, 5 महीने बाद, यानी कि ये जो राशि है वो 5 महीने तक रही, उसके बाद जो है 3x से घट के 2x हो गई। अब इसने क्या करा, ए ने क्या करा, 40% कैपिटल और ऐड कर दी, यानी कि 5x का 40% कैपिटल अगर और ऐड कर देता है तो 5 और 20 यानी कि 2x और ऐड कर देता है। अगर 5 महीने बाद 2x और ऐड कर देता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। फिर उसने बोल दिया वर्ष के अंत में, यानी कि 5 महीने तो यहां हो गए, 7 महीने तक ये रही और 7 महीने तक ये रही, ठीक बात है। तो मैं बोलूंगा 15x और 7 दूनी 14 यानी कि 29x इसका रेशो हो जाएगा, और 5 या 15x और 7 दूनी 14x यानी कि 29x जो है वो इसका रेशो हो जाएगा। बराबर बराबर रेशो आ गया भी, ऐसा कैसे हो गया? नहीं यार, ये 25 आएगा, 25 और 14, 25, ओहो हो, ऐड करी थी ना तो ये 7x आएगा, ऐड करी थी इसलिए 7x आएगा, ठीक है। ऐड करी थी इसलिए ये जो है वो 7x आएगा, यानी कि 25x और 7 7 49x, ठीक है। और ये 5 या 15x और ये 7 दूनी 14x, मैं वही तो कहूं बराबर बराबर तो नहीं आना चाहिए। तो ये 74x और रेशो में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 29x, ठीक है, ये आ गया। और उसने बोला प्रॉफिट जो है वो 2575 है, 25.75 है। मेरे हिसाब से टोटल प्रॉफिट जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो हमारा होना चाहिए 70 और ये आ जाएगा 103। 103x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई हमारी, वो हो गई 25.75 पॉइंट्स, हाँ ठीक है। और मेरे से क्या पूछा, ए का शेयर पूछा, ए का शेयर कितना हो गया 74x, यानी कि अगर मैं निकालूं तो 25.75 बटे में 103 मल्टीप्लाई में 74x, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे 2 जीरो लगा देते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 से कम 25 और 25 दिया 75, ये तो पूरा ही कट गया, ठीक है। और ये 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो ये कितना जाएगा, x से ये वाला x कट जाएगा, 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, यानी कि नहीं 4 एकम 4, 3 बच गया, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32 और 4 पंजे 20, ठीक है। 18.5 लाख जो है वो किसका आ गया, ए का शेयर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। 12 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 36 क्या बोल दिया, 12 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज होगा यहाँ पे ना, 36 डेज। ट्वेंटी वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 25 डेज। अब सेम काम है और यहाँ पे डेज लिखना भूल गया, ठीक है। सेम काम है और 12 आदमी जो है 36 दिन लेते हैं, 20 औरत जो है वो 25 दिन लेते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर सेम काम है तो 12 मैन मल्टीप्लाई में 36 इज इक्वल टू किसके होगा, 20 वुमेन मल्टीप्लाई बाय 25। अगर मैं 2 या 4 से काट लेता हूँ, 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 25 पंजे 125। अगर मैं वुमेन को इधर ले आऊं और बाकी सबको उधर ले जाऊं तो 25 पंजे 125 और 36 दिया 108। तो मैन जो है वो 125 काम कर रहा है, वुमेन जो है 108 काम कर रही है रेशो के हिसाब से। अब देखो मैन और वुमेन का रेशो कितना खतरनाक आ रखा है इसमें ना। तो अगर मैं टोटल वर्क की बात करूंगा तो मैं किसी से भी निकाल लेता हूं, इससे निकाल लेता हूं, मैन वाले कॉन्सेप्ट से निकाल लेता हूं। अगर मैं मैन वाले को पकड़ूं और टोटल वर्क निकालूं तो मैं ये बोलूंगा कि 12 मैन, एक मैन जो है वो कितना काम कर रहा है 125 और कितने दिन में खत्म कर रहा है 36। तो ये मेरा टोटल वर्क आ गया। अब मेरे से पूछ रहा है 8 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं 6 दिन के बाद, 8 पुरुष कार्य करना शुरू करते हैं 6 दिन के बाद। वाह वाह वाह, देख रहे हो। अब 8 पुरुष अगर काम करना चालू करते हैं और एक पुरुष पे 125 काम करता है और ये कुल मिला के 6 दिन तक काम करते हैं, तो मैं बोलूंगा कि 12 चौक 48, 500, 500, 1000 और 6 पंजे 30, यानी कि 3000 काम तो इन्होंने निपटा लिया। 3000 काम इन्होंने निपटा लिया तो मेरे को इसका भी टोटल निकालना पड़ेगा।
अगर मैं इसके टोटल की बात करूं तो 12 चौक 48, 500 1500 और 15 तिया 45, 15 छिक्का 90, 15 तिया 45, 15 छिक्का 90। ठीक है, तो ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 3 जीरो है। हाँ 3 जीरो, 48,000 यहाँ पे टोटल वर्क आ गया। 3,000 काम किसने कर लिया? 6 दिन में बी ने कर लिया। अब क्या हुआ, 6 दिन के बाद 10 महिलाएं उसमें शामिल हो जाती हैं, यानी कि अब जो हो जाती हैं वो महिलाएं भी शामिल हो जाती है। तो मैं अगर वुमेन को देखूं, 10 महिलाएं अगर शामिल हो रही हैं, 10 महिलाएं शामिल हो रही हैं और एक महिला जो है 108 काम करती है, तो एक दिन में 1080 काम होगा। और अगर मैं मैन की बात करूं तो मैन जो है वो एक दिन में कितना काम, ये तो काम हो गया। मैन जो है एक आदमी, क्योंकि यहाँ पे कितने आदमी लगे हुए, 8 आदमी लगे हुए हैं और एक आदमी 125 काम करता है, तो एक दिन में 1000 काम यहाँ हो गया। 1000 काम एक दिन में ये कर रहा है, 1080 ये कर रहा है, तो मैन और वुमेन जो है वो मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, वो करेंगे 2080। 48,000 काम पूरा करना है और 3,000 काम हो चुका है, तो बचा काम कितना है, रेस्ट वर्क कितना हो गया, 48 में से 3 गए यानी कि 45,000। और करना किस किस को है, वो कुल मिला के करना है मैन और वुमेन को, जो एक दिन में 2080 काम कर रहे हैं। जीरो से मैं जीरो काट देता हूं, और किसी से कुछ काट पाऊंगा नहीं काट पाऊंगा ये तो नहीं पता चलेगा अभी। 4 से काट लेता हूँ 25, 2 जीरो काटूंगा तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, और तो कुछ नहीं कट रहा। 13 चौका 52। 13 से तो कुछ नहीं कटेगा भाई। अरे नहीं यार, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ कैलकुलेशन में अगर पढ़ोगे 48 नहीं 54 आएगा, 54,000 आएगा ना। और यहाँ पे 12 चौक 48, 50 और 1000 और यहाँ पे 6,000 आएगा। 6,000 काम, 54,000 में से 6,000 काम हो गया तो काम बचा 48,000। काम बचा है कितना, रेस्ट वर्क बचा है 48,000। और एक दिन में काम कितना हो रहा है, एक दिन में काम हो रहा है हमारा 20,080। जीरो से जीरो काट देते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1200, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 से और काटेंगे तो 4 तिया 12, 300, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 13 आना चाहिए अपोर में, 2 के 13 है, 3 के 13 सॉरी, तो काट ही लेते हैं। 13 दूनी 26, कितना बच गया 4, 13 दूनी 26 यानी कि, और 4 बच गया, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 तिया 39 है ना। एक सेकंड हो जाए यार, 13, हाँ 13 तिया 39 यानी कि 23 सही 1/3 डेज जो है वो इस काम को पूरा करने में लगेंगे। लेकिन 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 पूरा करने में टोटल समय पूछा हुआ है इसने। 6 दिन तो ये पहले ही काम हो चुका है जो आदमियों ने करा था। 6 दिन ये हो गया, 23 सही 1/3 डेज ये हो गया है, यानी कितने दिन हो गए टोटल, टोटल दिन हो गए 26/1/3 डेज, यानी कि 29, सॉरी 29, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग एक बार पढ़ लो, मेरे भी गले में दर्द हो गया है, ज्यादा ही बोलना पड़ रहा है इस पेपर में, कोई दिक्कत नहीं है। द कॉस्ट ऑफ ए हार्ड ड्राइव इज 3600 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ए पेन ड्राइव। ठीक है, मेरे को ऐसा दिया हुआ है तो मैं एक काम करता हूँ, पेन ड्राइव को x मान लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ कि x प्लस में 3600 होगा। ठीक है, पेन को लेते हैं रेड। आगे इसने बोला इफ द हार्ड ड्राइव इज सोल्ड एट 8% लॉस एंड द पेन ड्राइव एट 182% प्रॉफिट, then the profit is the then total profit is ये टोटल होगा। ठीक है,
total profit is 12% on the entire transaction. What is the original cost price of hard drive? तो मैं बोलूंगा कि भैया मेरे पास एक तो HDD है और एक हमारे पास पेन ड्राइव है, यानी कि पीडी बोल देते हैं, ठीक है। HDD का जो प्राइस है वो X प्लस में 3600 है और पीडी का जो प्राइस है वो X है। मेरे से क्या बोला है, मेरे से बोला है कि यहाँ पे जो है HDD पे क्या होता है, 8% का लॉस होता है। पीडी पे क्या बोला, पीडी पे 182% का प्रॉफिट होता है और एंटायर ट्रांजेक्शन पे क्या होता है, एंटायर ट्रांजेक्शन पे 12% का प्रॉफिट होता है। तो यहां से मैं प्राइस का वो निकाल सकता हूँ, यहाँ एलिगेशन लगा के प्राइस का वो निकाल सकता हूँ, रेशो निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस का दिया हो तो प्राइस का निकल के आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ से 182 में से इसको घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 170 और यहाँ पे प्लस है माइनस है तो जुड़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा 20%, से परसेंट खत्म हो जाएगा, 0 से 0 काट देते हैं तो इनके जो प्राइस का रेशो बन जाएगा वो 17:2 बन जाएगा। मेरे को बोला है कि जो HDD का प्राइस था वो 3600 जो है वो एक्स्ट्रा था, मेरे हिसाब से यहाँ से 15 एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ से एक की वैल्यू बोलूंगा 15 दूनी 30 और 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 यानी कि 240। एक की वैल्यू अगर 240 है तो हार्ड ड्राइव के वास्तविक मूल्य बताओ, 17 की वैल्यू पूछ रही है। 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 मल्टीप्लाई में 240, 7 चौक 28 यानी कि लास्ट में कितना आएगा, 8 आएगा, यानी कि 4080 जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आज के हिसाब से बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत बार कर चुके हैं और बिल्कुल इच्छा नहीं है इस वाले क्वेश्चन को आज कराने की, तो ये आपके होमवर्क में हो गया। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ये आपका आंसर आया नहीं आया, आया तो क्या आया, ठीक है। बाकी मैं आंसर बता दूंगा इसका, चलो आंसर बता देते हैं। 11 सही, 2/3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 8245 रुपीज हो जाती है और 4 वर्षों में इतनी हो जाती, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का केस है। सिंपल इंटरेस्ट का केस है यानी कि 1.5 साल में जो राशि में अंतर आया है वो हमारा इंटरेस्ट ही मिला होगा, तो साधारण ब्याज का परसेंट पूछा हुआ है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है आज के पेपर को देखते हुए, तो ये आपके होमवर्क में हो गया। आज का सेशन यही एंड करते हैं, मैं अभी देखता हूँ एंड करके कितनी देर की क्लास हो गई, मुझे लग रहा है आराम से 1.5 घंटा निकल ही गया होगा, है ना। और फिर आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में असिस्टेंट ग्रेड 3 की, बाकी या फिर टीचिंग एग्जाम के जब भी आते हैं तब 2-3 दिन बीच में गैप रहा, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। कुछ नेट का इशू हो गया था, कुछ घर में काम चल रहा था, दोनों 2-3 चीजें, फिर नेट सही हुआ तो उसकी स्पीड नहीं आ पा रही थी। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, आपसे मुलाकात होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।